मुझे अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा पछतावा उस दिन हुआ था जिस दिन मैंने बिना जाने हुए कुछ औरतों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो सब कुछ मेरी गलती की वजह से ही हुआ था और मैं उस दिन के लिए अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी वजह से उन बेचारी औरतों के पास खाने तक के लिए कुछ नहीं बचा था। उनका पूरा घर बर्बाद हो गया और उनकी हर चीज़ लुट चुकी थी। मुझे यकीन है इस बात पर, आज तक वो औरतें मुझे बद्दुआएँ देती होंगी, क्योंकि मैंने ही उनको वो गलत रास्ता दिखाया था। अगर मुझे ज़रा भी इस बात के बारे में पता होता तो मैं कभी भी उन औरतों को ना बताती कि आप लोग वहाँ पर जाओ। मैं खुद भी बस एक गलतफ़हमी का शिकार हो गई थी। मेरा नाम कोमल है। जब से मेरी पढ़ाई पूरी हुई थी तो मेरी माँ को मेरी शादी करवाने की बड़ी जल्दी थी, पर मैं माँ को हमेशा ही मना कर देती थी कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं रचित को पसंद करती थी। और ये बात मैं माँ को बताने से डरती थी, क्योंकि मेरे पापा बहुत ही कड़क स्वभाव के थे और मुझे मालूम था जब पापा को पता चल जाएगा कि मैं किसी लड़के को पसंद करती हूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेंगे, मुझ पर बहुत ही ज़्यादा रोकथाम करेंगे और मेरा घर से निकलना बिल्कुल ही बंद कर देंगे। रचित से मेरी मुलाकात मेरी सहेली के घर में हुई थी, क्योंकि रचित मेरी सहेली का ही भाई था। मेरी सहेली का नाम किरण है। हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। किरण मुझे बिल्कुल अपनी बहनों की तरह ही लगती थी और वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। किरण की कोई भी बहन नहीं थी। वो हमेशा यही कहती थी कि कोमल, मुझे जब से तुम मिली हो तब से बहन की कमी बिल्कुल भी महसूस नहीं होती। इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती थी कि किरण को कभी कमी महसूस ना हो और मैं उसको बहनों जैसा ही समझती थी। हमारी कॉलेज की पढ़ाई जब से पूरी हुई थी तो कभी किरण मेरे घर आ जाती थी मुझसे मिलने और कभी मैं उसके घर चली जाती थी। जब किरण मेरे घर आती थी तो रचित उसे लेने के लिए मेरे घर आ जाया करता था और इस तरह हम दोनों ने एक दूसरे को देखा था। हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। काफ़ी सारा टाइम तो हमने फ़ोन पर ही एक दूसरे से बातचीत की। फिर जब मेरी शादी की बात हुई तो रचित ने मुझे साफ कह दिया कि मैं कभी भी तुम्हें किसी और का नहीं होने दूँगा। मैं तुम्हारे लिए अपना रिश्ता भिजवाना चाहता हूँ, पर मैं रचित को यही समझाती थी कि जब तक तुम्हें कोई नौकरी ना मिल जाए तब तक तुम रिश्ता मत लेके आना, क्योंकि मेरे पापा कभी भी किसी बेरोज़गार इंसान के साथ मेरी शादी नहीं करवाएंगे और ये रिश्ता भी ठुकरा देंगे। तुम पहले कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो फिर ही यहाँ पर आओ, क्योंकि मेरे पापा बहुत ही कड़क स्वभाव के हैं। उनको ज़रा भी शक हो गया तो वो मुझे मार ही डालेंगे। एक दिन मैं किरण के घर गई तो मुझे वहाँ पर 3-4 औरतें आती हुई नज़र आईं। जब मैंने किरण से पूछा कि ये औरतें कौन हैं और यहाँ पर क्यों आई हैं, तो उसने मुझे बताया कि मेरा एक भाई जो रचित भैया से छोटा है वो वैद्य है और लोगों का इलाज करता है। किरण ने मुझे बताया कि मेरे भाई को मरीज़ों से जो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं उसी से हमारा घर चलता है और उसी से हमारा गुजारा होता है। किरण ने मुझे बताया कि मेरा भाई ख़ास करके औरतों का इलाज करता है जिनके बच्चे नहीं होते। किरण की ये बात सुनने के बाद मुझे याद आया कि हमारे मोहल्ले की भी कुछ ऐसी औरतें हैं जिनके बच्चे नहीं हैं और काफ़ी इलाज करवा चुकी हैं। क्यों ना मैं उन औरतों को किरण के भाई के बारे में बताऊं। हो सकता है उनको यहाँ से थोड़ा फ़ायदा मिल जाए और उनके बच्चे हो जाएं और इस तरह से उन औरतों का भी फ़ायदा हो जाएगा और फिर किरण के भाई को भी फ़ायदा मिलेगा। मैं अपने घर चली गई और जाकर माँ को ये बात बताई। माँ हमारे मोहल्ले में अक्सर औरतों के घर जाया करती थीं और काफ़ी औरतें भी हमारे घर आया करती थीं, क्योंकि मेरी माँ सिलाई का काम करती थीं और काफ़ी औरतें मेरी माँ से कपड़े सिलवाती थीं। जब माँ उनके कपड़े सी लेती तो उनके घर देने के लिए भी चली जाया करती थीं। इसी वजह से माँ का काफ़ी औरतों से मिलना जुलना लगा रहता था। माँ ने काफ़ी औरतों को किरण के भाई के बारे में बताया कि वहाँ जाकर तुम लोग इलाज करवाओ, उनके पास बहुत सारी औरतें आती हैं इलाज करवाने के लिए। माँ के तो बस कहने की देर थी। औरतों को तो डॉक्टर से ज़्यादा वैद्यों पर यकीन होता है और उन औरतों ने फ़ौरन ही माँ से किरण के भाई का पता पूछा। माँ ने औरतों को किरण के भाई का पता दे दिया। इत्तेफाक से कुछ ही दिनों के बाद हमें वो मोहल्ला छोड़ना पड़ा, क्योंकि हमारा घर किराए का था और वो मकान मालिक बहुत ही झगड़ालू था। पापा तो उस मकान मालिक के साथ अक्सर झगड़ा किया करते थे। इसलिए पापा ने फ़ैसला किया कि अब हम ये मोहल्ला ही छोड़ देंगे और कोई और घर देखकर वहाँ पर रहेंगे, क्योंकि उस मोहल्ले में कोई भी घर खाली नहीं था। पापा ने इरादा कर लिया था कि अब हम दूसरे शहर में रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर पापा के एक दोस्त का घर खाली पड़ा है और वो पापा से किराया भी नहीं लेगा। हमारे हालात कुछ ठीक नहीं थे, इसलिए पापा ने भी अपने दोस्त को किराया लेने के लिए ज़्यादा नहीं बोला था।
हमें नए घर में आए हुए 3 महीने गुज़र गए और किरण से उस 3 महीनों में एक बार भी नहीं मिल पाई थी, क्योंकि पापा घर से निकलने की परमिशन ही बहुत कम दिया करते थे। रचित से मेरी फ़ोन पर अक्सर बातें हो जाया करती थीं। रचित को जब नौकरी मिल गई तो वो हमारे घर रिश्ता लेकर आया। उस दिन तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि मुझे अपनी मोहब्बत मिलने जा रही थी, जिसके मैं हमेशा सपने देखा करती थी। रचित की नौकरी लग गई थी, इसलिए पापा ने भी रिश्ते से मना नहीं किया था और पापा ने रचित को 2 महीने के अंदर अंदर शादी करने के लिए बोला था, क्योंकि मेरे पापा तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते थे और चाहते थे कि पहले वो मेरी शादी कर लें और फिर सुकून से तीर्थ यात्रा पर जाएं। इसलिए दोनों घरों में जल्दी जल्दी शादी की तैयारियां हुईं और फिर बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी शादी हो गई। मेरी शादी की सबसे ज़्यादा खुशी मेरी सहेली किरण को हुई थी, क्योंकि अब मैं उसकी भाभी बनने जा रही थी और उसके साथ रहने जा रही थी। मेरी शादी के बाद किरण और मैं हर वक्त साथ रहते थे, क्योंकि रचित सुबह को ड्यूटी पर चला जाता था और रात को 8 बजे वापस आता था। मैं सारा दिन रचित के बगैर बिताती थी, पर किरण के होते हुए मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होती थी। किरण और मैं घर का सारा काम मिलजुल कर किया करते थे। हमारे घर में जो भी औरतें आती वो ये बिल्कुल भी नहीं समझती थीं कि हम ननंद और भाभी हैं, वो सब हमें बहनें समझती थीं। मेरी सास को तो इस बात पर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती थी कि मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। वो मुझे और किरण को हमेशा यही कहती थी कि हमेशा ऐसे ही रहना, तुम दोनों को साथ और इस तरह हँसता और खुश देखकर मुझे भी खुशी मिलती है। मेरी सास मुझसे कहती थी कि कोमल, तुम मुझे बहू कम और बेटी ज़्यादा लगती हो। मेरी सास खुद भी एक बहुत ही अच्छी और सीधी औरत थी। वो मेरे साथ बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आती थी, इसलिए हमारे घर का माहौल बहुत ही सुकून भरा रहता था। मेरी सास ने मुझसे कहा था कि बहू, अब मैं दादी बनना चाहती हूँ, अब तुम मुझे एक पोता या पोती दे दो। मेरा अभी बच्चा पैदा करने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि हम जिस घर में रहते थे ये घर भी किराए का ही था। इसलिए मुझे मेरे पति रचित ने कहा था कि जब तक हम अपना घर नहीं खरीद लेंगे तब तक हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चे के आने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है और फिर इंसान अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं बना पाता। रचित का कहना था कि हम अपने बच्चों के लिए कम से कम अपना घर खरीद लें, फिर बच्चे पैदा करेंगे। उनकी ये बात मुझे भी ठीक लगी थी, इसलिए मैंने भी उनको हाँ कर दी थी। पर अब जब सास ने ये बात कही कि वो दादी बनना चाहती हैं, तो फिर मैंने रचित से बात की और रचित ने जो खबर उस समय मुझे सुनाई, वो खबर सुनने के बाद तो मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि रचित ने मुझसे कहा कि रचित जिनके पास काम करते हैं उन लोगों ने रचित को नौकरी से निकाल दिया है, इसलिए फ़िलहाल बच्चा पैदा करने के बारे में सोचो भी मत। रचित की नौकरी छूट जाने पर हम पति पत्नी दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि रचित की सैलरी से और मेरे देवर की कमाई से पैसों से ही घर चलता था और अब हमारी ज़िम्मेदारी भी देवर पर आ गई थी। मेरा देवर बहुत ही अच्छे खासे पैसे कमा लेता था, इसीलिए उन्होंने हमें कभी भी खुद पर बोझ नहीं समझा था। मेरे देवर की पहले तो एक छोटी सी दुकान थी, पर अब उन्होंने घर में ही एक छोटा सा अस्पताल बना लिया था, जहाँ पर वो औरतों का इलाज किया करते थे। काफ़ी औरतें उनके पास इलाज करवाने के लिए आती थीं और मेरा देवर दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था। मेरे देवर की कमाई के पैसों से हमने अपना घर ख़रीद लिया था और मेरी सास ने किरण की शादी के लिए काफ़ी सारे गहने भी बनवाए थे। मेरी सास ने जब एक बार फिर मुझसे कहा कि तुम्हें अब एक बच्चा पैदा करना चाहिए, तो मैंने अपनी सास को रचित की कही हुई बात बता दी कि वो चाहते हैं जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती और मैं अपना घर नहीं ख़रीद लेता तब तक हम बच्चा नहीं पैदा करेंगे। तो मेरी सास ने मुझे बोला कि ये घर भी तो तुम लोगों का ही है, तुम लोग ऐसा क्यों सोचते हो कि ये घर तुम्हारा नहीं है, इसलिए अपने दिमाग से बात निकाल दो और एक बच्चा पैदा कर ही लो। तो फिर मैंने भी सास को बोल दिया कि मम्मी जी, देवर से तो काफ़ी औरतें अपना इलाज करवाने आती हैं, क्योंकि वो तो बेऔलाद औरतों का ही इलाज करते हैं। आप भी उनसे कह दो कि मुझे भी कोई दवाई दे दें जिससे मैं उम्मीद से हो जाऊं। मम्मी जी ने जब मेरे देवर से ये बात बोली तो मेरे देवर ने साफ इनकार कर दिया कि मैं भाभी का इलाज नहीं करूँगा। मुझे उनकी ये बात बहुत ही बुरी लगी। मैंने यही सोचा शायद हम उनके घर में रहते हैं, इसलिए वो ऐसा सोच रहे हैं कि इनकी औलाद ना हो। मम्मी जी ने मेरे देवर को काफ़ी बार बोला था, पर मेरा देवर मानने के लिए तैयार नहीं था। इस बात पर मुझे थोड़ा बहुत शक होने लगा और मैंने आने वाली औरतों से पूछना शुरू किया, क्योंकि हमारे घर में एक कमरा बना हुआ था जहाँ पर मेरा देवर औरतों का इलाज किया करता था और उस कमरे में जाने की किसी को भी अनुमति नहीं होती थी। मैंने जब भी किसी औरत से पूछा कि क्या आपको मेरे देवर के इलाज से फ़ायदा पहुंचा, तो हर आने वाली औरत यही कहती थी कि मैं पहली बार आई हूं और यही उम्मीद लेकर आई हूं
कि आपके देवर के इलाज से भगवान हमें बच्चा दे दे। पर जो कोई भी औरत उस कमरे में जाती थी तो फिर वो वापस बाहर नहीं आती थी। पहले तो मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि औरतें कमरे से बाहर भी निकलती हैं या नहीं, पर एक दिन जब मैंने ध्यान दिया, पूरा दिन गुजर गया, कोई औरत कमरे से बाहर नहीं आई और ना ही मेरा देवर कमरे से बाहर आया। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी कि आखिर मेरा देवर ऐसा कौन सा इलाज करता है औरतों का जो उन्हें वापस कमरे से बाहर नहीं निकालता। मैंने अपनी सास से भी इस बारे में बात की, पर उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मुझे बस यही कहकर टाल दिया कि इलाज करवाने आती हैं, इसलिए थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा क्योंकि काफ़ी भीड़ लगी रहती है और लोगों को टाइम देने में मेरे बेटे को बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। उसको तो अपने खाने पीने तक की परवाह नहीं होती है। मैंने अपनी सास की इस बात के बारे में ज़्यादा ज़िद नहीं की क्योंकि मैं उनको साफ नहीं बता सकती थी कि मुझे उनके बेटे पर शक हो रहा है। ये बात मैं उनसे कैसे कह सकती थी? इसलिए मैंने सोचा कि खुद ही इस बात का पता लगाऊं, क्योंकि मैं अपने शक को दूर करना चाहती थी। एक दिन सुबह सवेरे ही मैं अपने देवर के कमरे में जाने से पहले ही उनके कमरे में जाकर छुपकर बैठ गई जहाँ पर वो औरतों का इलाज करते थे। 3-4 औरतें तो मेरी मौजूदगी में ही वहाँ पर आईं और मेरे देवर से दवाई लेने लगी। मेरा देवर दवा देते हुए उन औरतों से काफ़ी सारे पैसों का बोल रहा था। वो औरतें जब ऐसा कह रही थीं कि इस बार थोड़े पैसे ले लें, जब आपकी दवा से हमें उम्मीद हो जाएगी तो आपको काफ़ी सारे पैसे देंगे, पर मेरा देवर इस बात पर ही उनका इलाज करने से मना कर रहा था और कह रहा था कि मैं आप लोगों का इलाज बिल्कुल नहीं करूँगा जब तक आप मुझे मेरी मुँह बोली रकम नहीं देंगी। मुझे अपने देवर की ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी और मैंने उसी समय ये सोच लिया था कि इस तरह से करके ये इतनी जल्दी इतने अमीर बन गए हैं और अपना घर और गाड़ी ख़रीद ली है। फिर मैंने सोचा कि शायद मेरे देवर के इलाज में इतना ज़्यादा असर है, इसीलिए तो ये औरतें इतना ज़्यादा पैसा देकर जाती हैं, वरना कोई क्यों इतने पैसे किसी को देता है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई जब मैंने देखा कि मेरे देवर को उस कमरे में एक और पीछे दरवाज़ा बना हुआ था और औरतें जिस दरवाज़े से आती थी, मेरा देवर उस दरवाज़े से उनको वापस जाने नहीं देता था और पीछे के दरवाज़े से जाने के लिए बोलता था। मुझे ये बात कुछ समझ में नहीं आई और मुझे दाल में कुछ काला लग रहा था। मेरा देवर वहाँ पर बैठा था और अब मुझे उस कमरे से निकलने में मुश्किल हो रही थी क्योंकि मैं छुप कर बैठी हुई थी और जब तक मेरा देवर अपने कमरे से बाहर ना चला जाता, मैं वहाँ से निकल नहीं पाती। मेरी वहाँ मौजूदगी में वहाँ पर एक औरत आई और मेरे देवर के साथ झगड़ा करने लगी। मुझे वो औरत जानी पहचानी लग रही थी। जब मैंने ध्यान दिया और सोचने लगी तो मुझे याद आया कि ये तो वही औरत है जिसको मैंने अपनी शादी से पहले अपने देवर का पता बताया था, जो वहाँ पर रहती थी जहाँ पर हम पहले रहा करते थे। वो औरत मेरे देवर से कहने लगी कि तुमने जितने पैसे मांगे मैंने हर बार तुम्हें उतने पैसे दे दिए, लेकिन तुम्हारे इलाज से मुझे ज़रा भी फ़ायदा ना मिला। मैंने तो अपना घर भी बेच दिया और जितना भी पैसा था वो सब तुम्हें दे दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अब बताओ कि मुझे कब बच्चे होंगे। मेरा देवर तो उस औरत को डांट कर अपने कमरे से निकाल रहा था। वो औरत मेरे देवर को धमकियां दे रही थी कि मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी, तुम्हें बदनाम कर दूंगी। वो औरत बहुत ज़्यादा रो रही थी, कह रही थी कि मेरा पति अब मुझे घर से निकाल रहा है, तलाक दे रहा है, क्योंकि मैंने उसको पक्का यकीन दिलाया था कि इस वैद्य की दवा से मुझे ज़रूर बच्चा हो जाएगा। वो औरत उस समय कह रही थी कि मुझे तो सावित्री मौसी का कहना मानना ही नहीं चाहिए था और ना ही आपके पास आना चाहिए था। सावित्री मेरी माँ का नाम था और मेरी माँ ने ही उस औरत को इस वैद्य के बारे में बताया था और माँ को मैंने बताया था। सारा कसूर मेरा था। मैंने बिना जाने ही काफ़ी औरतों को अपने देवर के बारे में बताया था और मैं उस वक्त वहाँ जहाँ पर छुपी बैठी थी वहाँ से निकल कर बाहर आ गई। मुझे देखकर तो मेरा देवर बहुत ही ज़्यादा चौंक गया क्योंकि उसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं वहाँ पर भी हो सकती हूँ। जिस तरह से वो उस औरत से बात कर रहा था, मुझे देखकर तो वो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होने लगा। मुझसे कहने लगा कि भाभी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। वो औरत जो इस समय मेरे देवर के पास खड़ी थी, वो मेरे देवर को कह रही थी कि मेरा सारा पैसा मुझे वापस कर दो। उस औरत ने मुझे उसी वक्त पहचान लिया। मुझसे कहने लगी कि कोमल, ये तुम्हारा देवर है, ये तो ढोंगी है और ये कोई वैद्य नहीं है, ये औरतों से पैसे लूटता है, ये दवा देने से पहले ही औरतों से काफ़ी सारे पैसे मांगता है। वो औरत मुझसे कह रही थी कि कोमल, मैं तो तुम्हारे कहने पर ही इस वैद्य के बातों में आ गई। मैंने अपना घर तक बेच दिया। अब मेरा पति मुझे तलाक दे रहा है। बताओ मैं कहाँ जाऊँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्यों तुमने मुझे यहाँ पर भेजा था। अब बताओ मैं क्या करूँ। वो औरत इतना रो रही थी कि मुझे उस औरत पर बहुत ही ज़्यादा तरस आ रहा था क्योंकि वो कह रही थी कि मेरा पति मुझे तलाक दे देगा।
जब तक मैं उसके पैसे वापस ना कर दूँ मेरा घर उजड़ जाएगा। मेरा देवर तो बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा था, उस औरत को कह रहा था कि तुम किसी को भी मत कहना, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूँगा। मैंने अपने देवर को उसी वक़्त कहा कि आप इस औरत के पैसे तो लौटा देंगे और बाकी सारी औरतों से जितने पैसे आपने लूटे हैं वो कौन वापस करेगा? मेरा देवर मुझसे कह रहा था कि भाभी आपको उन औरतों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी अपने पैसे वापस लेने के लिए नहीं आएगा। मैंने अपने देवर को कहा कि आपको पता भी है कि यह कितना बड़ा पाप है। अगर आप एक वैद्य नहीं थे तो आपने लोगों को क्यों कहा था कि मैं आपका इलाज करूँगा और मेरे इलाज से आपको बच्चा हो जाएगा। झूठ बोलना कितना बड़ा पाप है और आप झूठ पर कमाए हुए पैसों से हम सबको खिला रहे हैं। यह सारी कमाई तो हराम की है, मतलब हम इतने समय से हराम खाते रहें। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है कि मैंने आपके कमाए हुए पैसों से अपना पेट भरा है। मेरे देवर को अपनी गलती का ज़रा भी एहसास नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उनके सामने बोलना बेकार समझा और उनके कमरे से चली आई। मेरे देवर के पास जितने पैसे उस समय थे उसने उस औरत को दे दिए और बाकी पैसे बाद में लेने के लिए बोल दिया। मैंने अपने पति से बात कर ली और उनको अपने देवर के बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने उनसे कह दिया कि मुझे अब इस घर में एक दिन भी नहीं रहना और ना ही अपने देवर के कमाए हुए पैसों में से कुछ भी खाना पीना है। मेरे पति ने अपने भाई से इस बारे में बात की तो उसके भाई ने साफ बोल दिया कि अगर आपको इस घर में नहीं रहना है तो यहाँ से चले जाएं। बाकी आप लोगों को मेरे बारे में कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं है। मेरे पति और मैं उस घर से चले गए और मैं अपने पति को लेकर अपने माँ बाप के घर चली गई। हम दोनों वहाँ पर रहने लगे। मैंने अपने मायके वालों को बोल दिया कि मेरे पति को इसी शहर में नौकरी का आसरा मिला है, इसलिए हम कुछ दिन के लिए आपके घर में रहने आए हैं। जब तक हम आपके लिए कोई घर नहीं अपने घर लिए कोई घर नहीं देख लेते, मैंने वहाँ पर सिलाई का काम शुरू कर लिया और हम अपना खाना पीना खुद ही करते थे। मेरे पति की बहुत सारी कोशिशों के बाद उनको एक बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई थी, जिसकी सैलरी अच्छी खासी थी। कुछ ही महीनों में हमने अपना घर ले लिया था, क्योंकि मैं अपने पति की सारी सैलरी जमा करती थी और अपने सिलाई के पैसों से गुजारा करती थी। मेरा पति मुझसे कहता था कि ये सब तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ है, अगर तुम मेरा साथ ना देती तो हम कभी भी अपना घर ख़रीद नहीं पाते। अपने घर आने के बाद मैंने अपना इलाज एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर से करवाया था, जिसके इलाज के बाद 2 महीने में ही मैं उम्मीद से हो गई थी और इस बात की मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। मैं मिठाई लेकर अपनी सास के पास भी गई थी, उनको भी ये ख़बर सुनकर बहुत खुशी मिली थी। मैंने अपनी सास को अपने साथ रहने के लिए भी बोला था, पर वो कहती थी कि किरण और मेरे छोटे बेटे अभी कैसे रहेंगे, जब उनकी शादी कर लूँगी तो कभी तुम्हारे घर भी आकर रह लिया करूँगी। मुझे जब छठा महीना शुरू हुआ तब मेरी सास और किरण हमारे घर आ गई। अपनी सास को देखकर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होने लगी। मेरी सास पहली बार हमारे घर आई थी और काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी। मैंने जब उनसे उनकी परेशानी का कारण पता करने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे छोटे बेटे का कारोबार अब बिल्कुल भी बंद होने लगा है और हमारे घर में तो अब खाने के लिए भी कुछ नहीं है। यह खबर सुनने के बाद मैं समझ गई कि उनके झूठे वैद होने की खबर शायद सब लोगों को हो गई है और मुझे इस बात से काफ़ी खुशी मिली कि अब काफ़ी गरीब लोग लुटने से बच जाएंगे, क्योंकि मैं यही चाहती थी कि मेरा देवर गरीब लोगों को अपनी बातों में फंसा कर उनके पैसे ना ले। मेरी सास और मेरी ननद अब हमारे ही साथ रहने लगी थी, पर मेरा देवर हमारे घर एक बार भी नहीं आया था। मेरे पति को कुछ लोगों से पता चला था कि मेरा देवर अपना घर बेच रहा है। जब मेरे पति ने अपने भाई से जाकर पूछा कि तुम अपना घर बेच रहे हो, तो मेरा देवर बहुत ही ज़्यादा रोने लगा, कहने लगा कि मैंने आज तक जितने भी लोगों के पैसे लिए हैं, अब वो सारे लोग मुझसे पैसे वापस लेने के लिए आ रहे हैं। मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा कि मैं उनको वापस दे सकूं। मेरा देवर अपने भाई से बोल रहा था कि अब मैं कहाँ जाऊँगा, अब तो मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, मुझे बचा लो। मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा हूँ, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मेरा देवर बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि काफ़ी लोगों ने उसको इस बात की भी धमकी दी थी कि वो पुलिस में जाकर उसके ख़िलाफ़ रिपोर्ट करवाएंगे कि उसने लोगों से झूठ बोलकर पैसे लूटे हैं। मेरे पति ने अपने भाई का मुश्किल समय में बहुत साथ दिया था। मेरे पति ने अपने भाई को बोला था कि तुम घर मत बेचो, मेरे पास जितने भी पैसे हैं मैं तुम्हारी मदद करूंगा और धीरे धीरे तुम पर जितना भी उधार होगा मैं सब चुका दूंगा। पर ऐसा होना मुमकिन नहीं था, क्योंकि पैसे बहुत सारे थे जो कि घर बेचकर ही चुकाए जा सकते थे। मेरे देवर ने अपना घर बेच दिया, काफ़ी लोगों को उनके पैसे वापस कर दिए, जबकि बहुत सारे लोगों से माफ़ी भी मांगी थी।
तो मेरे पति ने अपने भाई को लेकर अपने घर आ गए और मेरा देवर मेरी नज़रों में बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा था, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत बहस की थी। मुझसे कहा था कि आपको मेरे मामले में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, पर मैंने अपने देवर को हिम्मत करने के लिए बोला था और बोला था कि हलाल के पैसे में बहुत बरकत होती है, चाहे वो थोड़े से ही क्यों ना हो, तब भी अच्छे से गुजारा हो जाता है और ना ही उनको वापस करने की कोई फ़िक्र रहती है। आज आपकी जितनी बदनामी हो रही है, अगर आप ये कदम ना उठाते और झूठ बोलकर पैसे ना कमाते तो शायद आपकी थोड़ी बहुत इज़्ज़त रह जाती। मेरा देवर बहुत ही पछता रहा था, शर्मिंदा हो रहा था। अब सब लोग हमारे घर में रहने लगे थे। मेरे पति जिस कंपनी में काम करते थे, वहीं पर अपने भाई को भी नौकरी दिलवा दी और बाकी जितने लोगों के पैसे बचे थे, धीरे-धीरे करके सबके पैसे वापस कर दिए। अब मेरे देवर के पास किसी भी औरत के पैसे नहीं थे। दोनों भाइयों ने मिलकर बहुत ही अच्छी तरीके से बहन की शादी की और भाई होने का कर्तव्य निभाया था। किरण की शादी की मुझे खुशी तो बहुत ही ज़्यादा हुई थी, पर मुझे इस बात का दुःख भी हुआ था क्योंकि वो मुझसे दूर जा रही थी। किरण की शादी वाली रात हम दोनों सहेलियां गले में लगकर बहुत ज़्यादा रोई थीं। मेरे पति और मेरा देवर दोनों ही अब नौकरी करते थे और हमारा घर बहुत ही अच्छे से चल रहा था। इस बात पर मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि दोनों भाई एक साथ रहते हैं, पर मेरी सास को बहुत ज़्यादा चिंता रहती थी कि मेरे बेटे से कोई भी शादी नहीं करेगा, क्योंकि मेरा बेटा इतना बदनाम हो गया है कि कोई उसको अपनी बेटी देना पसंद नहीं करेगा। मैंने अपनी सास की ये परेशानी भी ख़त्म कर दी और अपने माँ बाप से अपनी बहन का रिश्ता अपने देवर के लिए मांगा, क्योंकि मैं अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश थी और अपने मायके में कभी भी अपने ससुराल की कोई शिकायत नहीं की थी। इसलिए मेरे माँ बाप को रिश्ता देने में कोई आपत्ति नहीं थी और फिर मैंने अपनी बहन की शादी अपने देवर के साथ करवा दी। हम दोनों बहनें साथ रहते हैं और दिलो जान से अपनी सास की सेवा करते हैं। हमारी सास बदले में हमें बहुत सी दुआएं देती हैं और हमें कहती हैं कि तुम दोनों मेरी बहुएं नहीं हो, मेरी बेटियां हो, और हम लोग बहुत ही अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।